नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको सीबीआई के सामने तड़पता और बेचैन शाहजहां शेख दिखाएंगे, जिसका कभी संदेश खाली में खौफ हुआ करता था। पिछले 24 घंटे में शेख का सामना सीबीआई के ऐसे सवालों से हुआ जिसने उसे पानी पानी कर दिया है। सत्ता की कुंजी शेख को सरकारी संरक्षण देने वालों को बहुत ही ज्यादा चुभेगी। फिर आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी डराने वाली खबर। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर गैस से संबंधित दिक्कतों की दवा खाता है तो यह खबर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको जो दवा मिल रही है वो नकली हो। फिर आपको यूपी में मौजूद 13,000 अवैध मदरसों का सच दिखाएंगे। दावा है खाड़ी देशों से इन अवैध मदरसों को भर भर कर फंडिंग हो रही थी, जिसमें एक एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बनाए गए। इस खुलासे के बाद यूपी की सियासत में गर्मी और कुछ लोगों की बेचैनी थोड़ी बढ़ गई है। वैसे आज बेचैन कश्मीर के अलगाववादी और पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी भी थे, और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। आज पीएम मोदी अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पहली बार घाटी में थे, जहां उन्होंने सियासी विरोधियों के साथ भारत विरोधियों पर भी जबरदस्त हमला बोला। सत्ता में हम आपको पीएम की श्रीनगर वाली स्पीच के हाइलाइट्स भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देश की कुछ और बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देश के युवाओं को 5 गारंटी दी हैं। एमपी के बांसवाड़ा में राहुल ने इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी और पेपर लीक से मुक्ति का वादा किया। साथ ही स्टार्टअप फंड देने का भी ऐलान किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर सम्मन भेजा है और 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी केजरीवाल को अब तक 8 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। और एक चौंकाने वाली खबर रूस से भी है। शतरंज के महान खिलाड़ी रहे गैरी कास्परोव को रूस में आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। शतरंज की दुनिया से 2005 में संन्यास लेने वाले वर्ल्ड चैंपियन गैरी को रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी ने आतंकवादियों और चरमपंथियों की लिस्ट में डाल दिया और वजह तक नहीं बताई। वैसे गैरी कास्परोव पुतिन सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने एक बार पुतिन को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी भी कहा था। तो जब वक्त बदलता है तो घड़ी की सुइयां भी शूल की तरह चुप जाती हैं। टीएमसी के शाहजहां शेख के साथ ऐसा ही हो रहा है। संदेश खाली वाले शेख की अकड़ और शेखी आप तस्वीरों के जरिए देख चुके हैं, लेकिन सीबीआई की जकड़ में शाहजहां शेख की सारी अकड़ मोम की तरह पिघलती जा रही है। ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिन शाहजहां शेख के लिए अच्छे नहीं होंगे। हाईकोर्ट की बार बार फटकार और सख्ती के बाद कल शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस से सीबीआई के हवाले कर दिया गया। पिछले करीब 24 घंटे से शेख सीबीआई की जकड़ में है। सीबीआई के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। सीबीआई के तीखे और चुभने वाले सवालों से शेख पानी पानी हो रहा है। शेख के दिमाग को झकझोर देने वाले शेख के लिए सीबीआई की प्रश्न कुंजी भी हमने ढूंढकर आपके लिए निकाली है। सीबीआई के सवालों पर शेख कैसे बहाने बना रहा है, कैसे बार बार तबीयत बिगड़ने का हवाला दे रहा है, कैसे अब सीबीआई के अफसरों के सामने उसकी हवा निकल रही है, यह देखकर लग रहा है कि संदेश खाली केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। सवाल यही है कि कब तक सरकारी संरक्षण की लाइफ जैकेट शाहजहां शेख को डूबने से बचा पाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद कल शाम 6:45 पर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई के पास तीखे सवालों की लंबी फहरिस्त थी। कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई ने पेपर वर्क पूरा किया। कल रात में ही शाहजहां शेख से पूछताछ की तैयारी की गई, लेकिन वो बार बार तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा था। इसके बाद शाहजहां शेख का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके बाद रात भर शाहजहां शेख को आराम करने दिया गया। आज सुबह 10:50 पर सीबीआई के अफसरों ने पूछताछ शुरू की। सीबीआई सबसे पहले यह जानना चाहती है कि ईडी पर हमले के दिन शाहजहां शेख ने किसको फोन लगाया था। हमले के दिन शाहजहां शेख के ठिकाने पर जब ईडी पहुंची तो इसके 2 मोबाइल नंबर लगातार बिजी आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक मोबाइल नंबर बंद हो गया था, लेकिन एक नंबर पर शेख की लगातार बात हो रही थी। कैसे अचानक 1000 लोग लाठी डंडे पत्थर लेकर आ गए थे और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख से सच उगलवाने के लिए सीबीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईडी पर हमले के अलावा और भी कई राज हैं जिसको लेकर सीबीआई शेख से सवाल पूछ सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर ऐसी जगह जा सकती है जहां से कोई सुराग मिले। आपको बताते हैं कि सीबीआई शेख से और क्या क्या पूछ सकती है।
सीबीआई को सूत्रों से पता चला है कि जिस दिन ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा था, उस दिन कैश और हथियार मौजूद थे। सीबीआई ये जानना चाहती है कि अब ये हथियार और कैश कहां हैं, ये किसके पास है। सीबीआई हथियारों के फर्जी लाइसेंस के शाहजहां शेख कनेक्शन की भी जांच करेगी। शेख के पास 4 हथियार हैं, जिनमें एक स्नाइपर, 2 रिवॉल्वर शामिल हैं। ये सभी हथियार मणिपुर के फर्जी लाइसेंस दिखाकर खरीदे गए। संदेशखाली में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी की जो जांच है वो भी सीबीआई करेगी और इससे जुड़े सवाल भी शेख से पूछेगी। खबर यह भी है कि सीबीआई शाहजहां शेख को सुरक्षित हिरासत में लेने के लिए दिल्ली या भुवनेश्वर जा सकती है। सीबीआई के एक्शन के बीच शेख के लिए भी एक बुरी खबर यह कि ईडी ने इसकी लगभग 13.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इनके पास क्या खजाना है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए इतना दूर तक जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई के पास 1 महीना रहने दीजिए। संदेशखाली का जो बाग है ना, वो इसके बाद म्यू म्यू करता फिरेगा। देखिए सीबीआई क्या है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है। पिछले 2 साल में बंगाल में 27 सीबीआई का केस हुआ, एक भी केस का फाइनल कुछ रिपोर्ट नहीं निकला। सीबीआई का इम्पार्शियलिटी कहाँ पर है, का कॉम्पिटेंस नहीं है, जिसका इम्पार्शियलिटी नहीं है, जिसका ऑनेस्टी नहीं है। और कोर्ट भी बहुत बार बोला है कि सीबीआई से बहुत अच्छा काम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। शेख शाहजहां से शांतनु का कब भेंट होगा ऊपर वाला ही जाने। इतना दिन के लिए जाएगा। बहुत सारे केसेस हैं उनको, बहुत सारे आर्थिक केस हैं। तो एक तरफ संदेशखाली के शेख पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले महिलाओं को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उनके साथ सड़क पर उतरी। ममता का यह मार्च कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक रहा। महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया और यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार महिलाओं को लेकर गंभीर है। यह मार्च टीएमसी की महिला विंग की तरफ से निकाला गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को आज फिर संदेशखाली जाने से रोका गया। संदेशखाली से करीब 60 किलोमीटर दूर पुलिस ने बीजेपी की महिला नेताओं को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। आप भी देखिए कैसे बंगाल का सियासी तापमान संदेशखाली पर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मैं हूं कोलकाता के सड़कों पे, जहां पे ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। कल अंतर्जातीय महिला दिवस है और उसके चलते ममता बनर्जी यहां पे अपना रैली शुरू कर चुके हैं। लेकिन माना यह जा रहा है ये ममता बनर्जी का चुनाव का जो रैली है उसका पहला कदम है। सबसे बड़ी बात है, जब संदेशखाली का मुद्दा पूरा देश में है तब ममता बनर्जी का रास्ते पे उतरना और हर महिला के मुंह पे ममता बनर्जी का मास्क होना अपने आप में ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे चौकन्ना है कि राज्य में क्या हो रहा है। সন্দেশখালি নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন। যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে, হতেই পারে হাতের 5টা আঙুল তো সমান নয়, কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না। যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশন নিই। हम लोग को बाधा दिया जा रहा है, क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या है संदेशखाली में जो आप छुपाना चाहते हैं? ममता बनर्जी, आपको हम वार्न करते हैं, आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम बाधा दे सकते हैं। हम लोग 2 दिन बाद फिर से जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी? अगर आप ऐसे ही जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য ओनली प्लेस যেখানে মহিলারা সেফ। बनर्जी अपनी फेस सेविंग एक्टिविटी चला रही है। जो मुंह उनका काला हुआ है संदेशखाली की घटना के बाद, उस मुंह को अभी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करने की।
और सत्ता में अब हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपसे और आपके परिवार से है। आज हम आपको दवाइयों में बेईमानी वाली उस मिलावट से सावधान करने वाले हैं जिसका शिकार शायद इस वक्त आप भी हो रहे हो। इसलिए इस खबर की शुरुआत आज हम कुछ सवालों के साथ करना चाहते हैं। क्या आप या आपके परिवार में कोई सदस्य हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या गैस की दवा खाते हैं? क्या आपने नोट किया है कि आप रोज दवाई तो खा रहे हैं लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है? और क्या दवाई खाने के बावजूद आप बेहतर होने के बजाय और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक बार जरूर चेक करिए कहीं आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर गैस की दवा नकली तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इन दवाओं के नाम पर आपसे धोखा किया जा रहा है जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। और इसका सबूत यूपी के 2 जिलों से आई कुछ डराने वाली तस्वीरें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक एलईडी बल्ब की फैक्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंटासिड यानी कि गैस की नकली दवाइयों को बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। इसलिए यह भी हो सकता है कि आपके घर में इस वक्त बीपी, शुगर या गैस की जो दवाई हो वो भी नकली हो, या फिर जो दवाई आप दुकान से लेकर घर आए हैं वो नकली हो। यानी नकली दवा वाली मौत के सौदागर इस वक्त देश के कई शहरों में एक्टिव हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का पता गाजियाबाद में चला है, जहां क्राइम ब्रांच की रेड में राजेंद्र नगर इलाके में एक नकली दवा की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में भी एक गोदाम मिला है जिसमें भर भर कर नकली दवाइयां रखी गई थी। और ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के शामली में भी एक नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद में फैक्ट्री से पुलिस को नकली दवाएं तो मिली हैं, साथ ही वो कच्चा माल भी मिला है जिससे और दवाएं तैयार की जानी थी। ब्रांडेड कंपनी के दवाइयों के रैपर मिले हैं जिन्हें नकली दवाओं पर लगाकर बाजार में बेचा जाना था। इसके अलावा नकली दवा बनाने वाली मशीनें भी मिली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद से शामली तक नामी कंपनियों की जो नकली दवाएं बनाई जा रही थी वो कौन सी थी, और आप भी इनके नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इन दवाओं का इस्तेमाल आप भी कर रहे हो और वो दवा भी नकली हो। इनमें पहला नाम है ग्लूकोनॉर्म G1 जो कि डायबिटीज यानी शुगर की दवा है। इसके अलावा ग्लूकोनॉर्म G2, इस दवा का इस्तेमाल भी शुगर की बीमारी में किया जाता है। इसके बाद MRL-M जिसे बहुत सारे डायबिटीज के मरीज इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नोट कर लीजिए जिन्हें गाजियाबाद की फैक्ट्री में बनाया जा रहा था और ये नकली थी। टेल्मा H, इसे हाई बीपी के मरीज खाते हैं। और इसी तरह टेल्मा M, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर करने वाले जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस फैक्ट्री में गैस की नकली दवाई भी बनाई जा रही थी। इन्हीं में एक नाम है पेंटोसिड DSR। यूपी के शामली में भी कई नकली दवाएं मिली हैं। इनमें अल्ट्रासिट नाम की वो दर्द निवारक दवा है जिसका प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब उन्हें ये सोचना होगा कि कहीं उनकी दवा नकली तो नहीं है। इसी तरह एक पेन किलर है मोबिजॉक्स, इसे भी गाजियाबाद की अवैध दवा फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा था। साथ ही गैस की दवा ओमेज DSR और स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा डेफकॉर्ड 6 को भी नकली बनाकर बेचा जा रहा था। गाजियाबाद में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए ड्रग डिपार्टमेंट ने करीब 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयां जब्त की हैं जो कि नामी ग्रामी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही थी। इस वक्त हम मौजूद है राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में और मेरे ठीक सामने आप जो इमारत देख रहे हैं इसकी पहली मंजिल पर यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ये ना वो जो हमारा चल रहा है मोदी नगर वाली तो है। ड्रग डिपार्टमेंट ने गाजियाबाद के 2 अलग अलग राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया और भोपुरा इलाके में छापेमारी की थी, जहां से करीब 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयां बरामद की गई। पुलिस ने मौके से नकली दवाइयों के साथ साथ पैकेजिंग मशीन को भी यहां से जब्त किया है। वहाँ पे हमें 32 नंबर मिला था। 32 और 25 मिला था। 37 नंबर। दवाइयों को बनाने वाली मशीनें, रॉ मटेरियल और बाकी सारी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। नकली दवाइयाँ बरामद कर ली हैं, गिरफ्तार कर लिया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ कहीं दूर जा सकती थी या कहाँ बेची जा चुकी हैं या कहाँ बेची जानी वाली थी। उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अल्ट्रासेट जो मेन है, ये पेन किलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन किलर है। अल्ट्रासेट नाम की दवाई है। उसके अलावा पैंडी जो है वो एंटासिड है। एंटीबायोटिक जो है इसमें हमारे को मिली है। और ग्लूकोनॉर्म नाम की दवाई जो है
वो बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। वो ग्लूकोनॉम जो है वो दवाई जो है उसमें डायबिटीज़ के लिए दी जाती है, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई है। काफ़ी तादाद में इस तरह की नकली दवाइयाँ जो हैं वो बरामद की गई है और लगातार पुलिस अब जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। इस 2 मॉड्यूल को बस्ट किया है जिनसे काफ़ी तादाद में जो है नकली दवाइयाँ बरामद की गई है। कई करोड़ की नकली दवाइयाँ जो है वो बरामद की गई है। साल पहले किराए के लिए आए थे कि हम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट वाइट बनाते हैं, हमारा उसका काम है। तो अंदर जाके हमें ये नहीं पता कि ये काम क्या कर रहे हैं। आज हमने इस खबर पर सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के 2 चिंता कार्ड भी तैयार किए हैं। चिंता कार्ड हैं जिन्हें देखने के बाद नकली दवाओं को लेकर आपकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ऐसे में सोचिए, अगर इन लोगों को बाजार से नकली दवाएं मिलेंगी तो इन्हें कौन बचा पाएगा। सत्ता का दूसरा चिंता कार्ड जो कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 18 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है। और सोचिए, अगर ऐसे लोग नकली दवाएं खाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इस तरीके की गंभीर बीमारियां पहले ही शरीर को अंदर से और कमजोर बना देती हैं और उस पर अगर कोई नकली दवा खाने लगे तो उसके ठीक होने की बची कुची संभावना भी खत्म हो सकती है। इसलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि भारत में नकली दवाओं की सत्ता पर मुकम्मल चोट कब होगी, क्योंकि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया था कि भारत में बेची जा रही दवाइयों में करीब 20% दवाएं नकली हैं। यानी भारत में नकली दवाओं का कारोबार बहुत बड़ा है और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीपी, शुगर जैसी दवाएं नकली होना आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वो हम वहाँ पे हमें 32 नंबर मिला। वैसे सत्ता में हम आपको सिर्फ समस्या ही नहीं बताएंगे, हमेशा की तरह समाधान भी बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कैसे उन नकली दवाओं को पहचान सकते हैं जो देखने में तो बिल्कुल असली लगती हैं लेकिन असली होती नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप दवा खरीदें तो उसके पैकेट पर जो QR कोड छपा होता है उसे अपने मोबाइल से स्कैन करें, क्योंकि इससे आपको दवा की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दुकानदार अगर आपको दवाओं पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे या सस्ते ऑफर दे तो इससे तुरंत सावधान हो जाइए। अगर दवाओं की पैकेजिंग में आपको किसी तरीके की कोई खराबी लगे या दवा खुली हो तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। साथ ही दवा हमेशा अच्छी और रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदें और कोशिश करें कि अलग अलग दुकानों से दवा ना लें, यानी उन्हीं दुकानों पर जाएं जहां से आप हमेशा दवा लेते हैं या फिर दुकानदार के साथ आपकी जान पहचान है। और सबसे जरूरी बात यह कि दवाइयां खरीदने के बाद दुकानदार से बिल जरूर लें, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको नकली दवा का बिल देने से डरेगा, क्योंकि इससे वो बड़ी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है। इसलिए नकली दवाओं को लेकर सावधान हो जाएं, क्योंकि ये नकली दवाएं आपकी बीमारी को तो दूर नहीं करेंगी बल्कि आपको और ज्यादा बीमार बना देंगी। पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही होता है कि उसके अंदर जो दवाई के स्पेलिंग लिखे होते हैं, पहले तो हमें उनको चेक करना चाहिए। उसके रैपर की पैकिंग को चेक करना चाहिए। जो कि ब्रांडेड मेडिसिन के रैपर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे से उस पर डेट वगैरह सब कुछ लिखी जाती है, परंतु जो नकली दवाइयाँ होती हैं उनकी पैकिंग में कहीं ना कहीं त्रुटि होती ही है। और तीसरी बात, अच्छे केमिस्ट से रसीद लेके दवाई को खरीदना चाहिए। कहीं ना कहीं वो पहचान करने के लिए ये छूट जाती है बातें, जैसे कि रैपर का कलर है, रैपर की क्वालिटी है और अंदर दवाई का कलर, दवाई की पैकिंग, उन बातों से हम उसको पकड़ सकते हैं। सत्ता में अब वो खबर जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा की सत्ता से जुड़ी है, ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देश की उत्तरी सीमा पर विदेशी फंडिंग से चल रहे अवैध मदरसों की गहरी जड़ें मिलेंगी, जो देश को खोखला कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब इन्हीं जड़ों को काटने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलने की सिफारिश की गई है सरकार से। ऐसी खबरें थी कि यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को सौंपी गई थी।
एसआईटी ने जांच करके बड़े एक्शन की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी के 7 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इन जिलों के नाम है महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा और सिद्धार्थनगर। रिपोर्ट में दावा है कि बीते 25 वर्षों में नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इन इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही थी। एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बने होने का दावा है। एसआईटी जांच के दौरान ये मदरसे न फंडिंग का हिसाब दे पाए और न ही फंडिंग के सोर्स के बारे में बता पाए। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मदरसे का निर्माण चंदे के पैसे से हुआ है, लेकिन चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मदरसे के पास नहीं था। इस जांच में कुल 23,000 मदरसों में 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है। एसआईटी की जांच में जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये कि नेपाल की सीमा से लगे 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। 100 करोड़ रुपए की। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अवैध मदरसों पर एक्शन की सिफारिश है और अगर यूपी सरकार ने एक्शन लिया तो 13,000 मदरसों पर ताला लगना अब तय। वैसे तो मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीतिक दल मजहब में अपने कीमती वोट तलाश लेते हैं और आक्रामक बयानों से चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों से तापमान बढ़ाते हैं। मदरसों के संचालक और मौलाना भी इस काम में राजनीति करने वालों की काफी मदद करते हैं। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट पर मदरसा संचालक काफी गुस्से में हैं और कुछ नेता भी। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश कोई मामूली घटना नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मदरसों के नाम पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नियम के मुताबिक काम होगा। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्योर पॉलिटिकल कुंजी खोलते हैं, जिसमें खबर जम्मू कश्मीर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 वर्षों के बाद आज श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी का श्रीनगर पहुंचना पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त नेताओं को भी काफी चुभा होगा। उन्हें बहुत दर्द और जलन हुई होगी, क्योंकि पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी जितनी उन नेताओं की भड़काऊ रैलियों में नहीं होती है। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में करीब 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें 53 प्रोजेक्ट शामिल हैं और पीएम मोदी को सुनने के लिए इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इन कार्यक्रमों के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो 2014 से कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। ये नया कश्मीर है जिसका दशकों से इंतजार था। जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र नहीं, भारत का मस्तक है। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि कश्मीर को परिवारवादियों ने बर्बाद कर दिया। विपक्षी पार्टियों पर हमले और लोगों को संबोधित करने के अलावा पीएम मोदी ने स्थानीय शिल्पकारों और उन उद्यमियों से भी बात की जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं। इसी बातचीत के आकर्षण का केंद्र बने पुलवामा के नाजिम नजीर,
नाजिम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। नाजिम ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने एक बार पीएम मोदी की तस्वीर के साथ सेल्फी ली थी, आज वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। इस पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया और फिर क्या हुआ वो देख लीजिए। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तस्वीर आपने देख ली, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने नजीम के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने सेल्फी के जरिए नजीम नजीर का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन कश्मीर में अभी बहुत से सपने पूरे होने बाकी हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 से ही वो कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी की श्रीनगर वाली स्पीच के हाइलाइट्स। जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई। मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मोदी, मोदी। इससे फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। हालांकि इन राजनीतिक बातों के अलावा जम्मू कश्मीर पहुंचने पर पीएम मोदी ने शंकराचार्य पर्वत के दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया पर दर्शन की इस तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा कि श्रीनगर पहुंचने पर भव्य शंकराचार्य पर्वत को दूर से देखने का अवसर मिला। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस शंकराचार्य पर्वत के दर्शन किए, उसकी चोटी पर भूरे पत्थरों से निर्मित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे पीएम मोदी का श्रीनगर वाला दौरा और तस्वीरों का एल्बम विपक्ष को कुछ खास पसंद नहीं आया। वो आलोचनाओं और शिकायतों में व्यस्त रहे। लेकिन सवाल ये, क्या पीएम मोदी कश्मीरियों का दिल जीत पाए? इस बात में कोई गुरेज नहीं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति है,
पत्थरबाजी बंद है और हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होने के कारण विपक्ष सरकार से सवाल करता रहता है। और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हिंदी के कालजयी कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कामयाबी का वो मंत्र है जिसके सामने सारे संकट, सारी अड़चनें, कुदरती विषमताएं, अक्षमताएं बौनी साबित हो जाती हैं। इसका एक सबूत हाल ही में गुजरात के भावनगर में देखने को मिला। इसकी एक झलक आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कम हाइट वाले ऐसे लोगों को देखकर अक्सर बहुत लोगों को हंसी आती है, लेकिन गुजरात के भावनगर के रहने वाले MBBS डॉक्टर गणेश बरैया ने अपने हौसले की ऊंचाई से पहाड़ जैसे ऊंचे संकटों को भी बौना साबित कर दिया। इस कहानी में हर मोड़ पर संघर्ष है, चुनौतियों से लड़ने का जज्बा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा है। इसका प्रमाण है कि डॉक्टर गणेश बरैया आज MBBS डॉक्टर हैं और अस्पताल में लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं। यह संघर्ष 2018 से शुरू हुआ था। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पास करके 2018 में जब गणेश दाखिला लेने गए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वास नहीं हुआ कि वो डॉक्टर बनने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लंबाई मात्र 3 फीट है। MCI ने उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी हाइट के कारण इमरजेंसी केस को संभालने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। MCI के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट गए, हालांकि वहां उन्हें निराशा हाथ लगी और वो केस हार गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिले की मंजूरी दी। केस जीतने के बाद 2019 में उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया। 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब गणेश बरैया को डॉक्टर की उपाधि मिल गई है। 2018 में अगर गणेश हिम्मत हार गए होते तो वो आज डॉक्टर गणेश बरैया नहीं होते। डॉक्टर गणेश बरैया MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद भावनगर के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी के रूप में काम कर रहे हैं। आगे वो अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो दुनिया के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर हैं। MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो MCI कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है। इन तस्वीरों का नजरिया 9B है। ये देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानी है। नकल के साम्राज्य की तस्वीरों के बीच समाज को ऐसी सुखद तस्वीरें संजोकर रखनी चाहिए और ईमानदार प्रयास हमेशा जीतता है। और सत्ता के आखिर में हम आपको भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेगी। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने आज देश के कई राज्यों में बड़ी छापेमारी की। ये छापेमारी पैन इंडिया रही, जो मुंबई, गुरुग्राम, मथुरा और अररिया जैसे जिलों में थी। इस छापेमारी में 40 किलो सोना जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, 6 किलो चांदी और 5 करोड़ 43 लाख का कैश भी मिला है। और इस रेड में DRI ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये छापेमारी किस सिलसिले में हुई, इसकी और डिटेल आना अभी बाकी है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।